तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि मोर्चा किस तरह से आ रहा है। मोर्चे की जो आवाज़ है वो यहाँ तक के इसकी गूंज सुनाई दे रहा है। हम मोर्चे से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिल्डिंग है, उसके तीसरे फ्लोर पे खड़े हैं और मोर्चा जो है यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। तो आवाज़ अभी भी काफ़ी ज़ोर से आ रही है और पुलिस का भी काफ़ी तगड़ा बंदोबस्त दिखाई दे रहा है। हम नीचे से मोर्चा कवर करेंगे। बहरहाल आपको ले चलते हैं यहाँ से सीधे नीचे की ओर। बल्कि पूरे भारत में मुस्लिम समाज की हालत बहुत पिछड़ी हुई है। मुस्लिम समाज की आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण उनको ना अच्छी तालीम मिल पाती है और ना ही अच्छी नौकरी मिल पाती है। इसलिए हमने बार बार महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन किया है कि मुस्लिम समाज को नौकरियों में और शिक्षण में 5% आरक्षण दिया जाए। आज तक हमारी वो मांग पूरी नहीं हुई। पिछले नागपुर में जो हिवाड़ी अधिवेशन था उसमें भी हमने मुख्यमंत्री साहब से मिलकर उनसे ये कहा था कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाए और आज फिर से हम ये मांगनी करते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों में जब मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन चल रहा था उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज ने हमारे मराठा भाइयों का साथ दिया है और आज जब हम ये आंदोलन करेंगे तो पूरे मराठा भाई हमारा साथ देंगे और अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है तो हम पूरे राज्य लेवल पर, राज्य स्तर पर बहुत ही तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसा मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, ये आपका सबका विश्वास है? होश में आ जाओ। क्यों नहीं आप इतनी नफरत करते? हम मुसलमान हैं तो क्या उनसा गुनाह किया? सबसे ज्यादा झूठ बकने वाले अगर कोई है तो हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि मुसलमानों का विश्वास हासिल करूंगा। अरे कम से कम झूठ बोलना तो कम नहीं कर सकते तो सलीका सीख लो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम जब सबका विश्वास की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा झूठ बकने वाले अगर कोई है तो हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का आता है। आप मराठाओं को रिजर्वेशन दिए, फील्ड पोस्ट में 19%, सैंक्शन पोस्ट में 14% और मुसलमान जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में 4%। और आप हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे? बताइए आप कौन से सबका विश्वास या विकास की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कितने मराठा आईएएस आईपीएस ऑफिसर है? सुनो, महाराष्ट्र में ये जजमेंट कह रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट का, सैंक्शन स्ट्रेंथ आईएएस ऑफिसर्स की महाराष्ट्र में 350 है, जिसमें मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन 15.52%। आईपीएस ऑफिसर्स में 302 पोस्ट है, मराठाओं का 28% आईपीएस ऑफिसर है। और मुसलमानों के कितने आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र में? 2। कितने आईपीएस ऑफिसर हैं मुसलमानों के महाराष्ट्र में? 4। और नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि मुसलमानों का विश्वास हासिल करूंगा, मैं भेदभाव नहीं करूंगा। मेरे भाई, ये भेदभाव है, ये नाइंसाफी है। ये बताया जा रहा है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप मराठाओं को रिजर्वेशन देते हैं और मुसलमानों को उससे महरूम कर देते हैं। जजमेंट में कहा गया कि मराठाओं के पास 70% उनके पास वो कच्चे घर में रहते हैं। 70% मराठा कच्चे घर में रहते हैं। मुसलमान कितने कच्चे घर में रहता है? 80% मुसलमान महाराष्ट्र का कच्चे घर में रहता है। और आप सबका विश्वास की बात करते हैं। अरे कम से कम झूठ बोलना तो कम नहीं कर सकते तो सलीका सीख लो झूठ बोलने का।
ये महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। और फिर मेरे पास डेटा है और डेटा ये कहता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि सबसे ज्यादा एक कमरे में 4 लोग रहते हैं तो किसके हैं? मुसलमानों के हैं। मराठाओं के पास उनके घर हैं, कमरे हैं, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे का डेटा मेरे पास भी है, जिसका जिक्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया। और फिर हाईकोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 71% मराठाओं के पास जजमेंट कहता है कि 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है, इसलिए वो बैकवर्ड है। कितनी जमीन मुसलमानों के पास है देवेंद्र फडणवीस, बताओ। तुम्हारा गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है कि मुसलमानों में महाराष्ट्र में 3% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन नहीं है, और जिनके पास 70% लोगों के पास 2.5 एकड़ लैंड है, आपने उनको बैकवर्ड क्लास करार दे दिया। जिनके पास 2%, 3% लोगों के पास 2 एकड़ लैंड। आप बताइए, जब ये डेटा मैं पढ़ता हूं तो खून के आंसू रोना पड़ता है कि आखिर किस बुनियाद पर आप हमसे नाइंसाफी कर रहे हैं? क्या आप हमारा मुकद्दर सिर्फ गरीबी करना चाहते हैं? क्या हमारे बच्चे और बच्चियां नहीं बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर? महाराष्ट्र की हुकूमत कहती है, बैकवर्ड क्लास कमीशन का ऑर्डर कहता है कि यहां आपके मुंबई में जो लोग डब्बे वाले हैं उसमें 95% मराठा हैं। तो क्या हमारे लोग होटल नहीं खोलते? क्या हम होटल पर कारोबार नहीं करते? क्या हम रात रात भर बैठकर हमारे बच्चे होटल पर काम नहीं करते, पत्थर साफ करते, टेबल साफ करते? क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? और बीजेपी कहती है सबका विश्वास, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और महाराष्ट्र में मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों अपील करती है हाईकोर्ट? कि महाराष्ट्र में मराठाओं के पास 13% लोग इलिटरेट्स हैं, और हमारे पास मुसलमानों में महाराष्ट्र में 21% मुसलमान इलिटरेट्स हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, ये आपका सबका विश्वास है? ये आपका इंसाफ है? हम 2 मराठाओं को, मगर हमारा इलिटरेसी उनसे बढ़कर है। सिर्फ नाम हमारा मुसलमान है, इसलिए आप हमको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। प्राइमरी एजुकेशन में मराठा 35.3% और मुसलमान 17.3%। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए बिलो पावर्टी लाइन जजमेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट अदालत को दी कि 37.38 मराठास बीपीएल है। मेरे भाई, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में 65% मुसलमान बिलो पावर्टी लाइन की जिंदगी गुजारते। जजमेंट में कहा गया कि मराठाओं के पास 93% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 1 लाख उनकी आमदनी है। अरे हमारे पास 85% लोग ऐसे हैं जो 60,000 भी नहीं कमाते सालाना। और बीजेपी आकर कहती है नरेंद्र मोदी। जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने संविधान को बनाया और उन्होंने आरक्षण दिया, तो आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण इसलिए दिया गया कि जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, उन कम्युनिटीज़ को जिनसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अनटचेबिलिटी के शिकार हुए, वो लोग जिनको दबाया गया, तो जस्टिस देने के लिए रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 और 16 में। ये जो इकोनॉमिक वीकर क्लास का जो कॉन्सेप्ट इस सरकार ने क्रिएट किया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं है। और 9 जजेस का बेंच, इंदिरा सानी ने एक साफ तौर पर कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो ये सरकार अंबेडकर की तौहीन, इंसल्ट कर रही है, संविधान की तौहीन की है, और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अच्छा, आप ये बताइए कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर मिलेगा तो आपका डेटा है, क्वांटिफाइबल डेटा है कि उन तमाम
नहीं, क्वांटिफाइड डेटा है नहीं है कि आप बताएंगे कि कितने ब्राह्मण आईएएस ऑफिसर हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने गुज्जर हैं? नहीं बता सकते आप, आपके डेटा ही नहीं है, इसलिए ये फ्रॉड है। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है अंजना जी, कि जब जब संशोधन हुआ तो क्या वो संविधान का अपमान हुआ? संविधान में संशोधन ये 124वां संशोधन था, न कि ये पहला संशोधन था। तो अगर कोई कहता है कि ये संविधान का अपमान हुआ, तो मैं समझता हूँ 123 बार और हो चुका है, ऐसा वो कहना चाहता है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, अरे टाइमिंग तो और लोगों के पास भी है। हमने 4.5 पौने 5 वर्षों में लगभग 1000 ऐसे कानून बनाए हैं जो इस देश के लोगों के लिए है। और याद रहे, हमने जातीय आधार पे नहीं, 71 वर्षों में जो आर्थिक आधार पे गरीबों के आंसू को पोंछने वाला, कुछ लोगों ने इस सवाल जो उठाया है कि हम ये आंसू इस समय क्यों पोंछ रहे हैं, हम आपको एक बात कह के अपनी वाणी को बंद कर देंगे, विराम देंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि ये आरक्षण कोई फ़ायदा नहीं करेगा, किसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका मतलब वो एससी को जो अभी तक आरक्षण मिला है उसका समर्थन नहीं करते, ओबीसी को जो आरक्षण मिला उसका समर्थन नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आदिवासी, एससी, एसटी, ये हमारे ओबीसी सबको जो आरक्षण मिला है क्या वो बेकार है? मैं समझता हूँ इसको हृदय से स्वीकार करिए। अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इस देश की इस खुशी को स्वीकार करें। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने विरोध में भी बोली। हम उन 323 लोगों को धन्यवाद देते हैं जिसने समर्थन किया, उनको भी जिन्होंने राज्यसभा में किया। हम सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी, नरेंद्र मोदी को भी देंगी और जिन्होंने साथ दिया उनको भी देंगे। ओवैसी जी, जो दलील उन्होंने दी कि अब तक कई संशोधन देश के संविधान में हुए हैं, वो सब अपमान नहीं कहलाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे गरीबी ने एक बहुत बड़े वर्ग को इतना पिछड़ा कर दिया है? नौकरियां नहीं है, भूखमरी की कगार पर ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं, उन तक मदद नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि वो सवर्ण है। सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी के जो एमपी कह रहे थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आता ही नहीं है। रिजर्वेशन क्यों मिलता है? सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर। आप कैसे सोशल बैकवर्डनेस प्रूफ करेंगे इसमें? क्या फॉरवर्ड कास्ट में सोशल बैकवर्डनेस होता है? सोशल बैकवर्डनेस का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, यह है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई। संविधान में 125 मर्तबा अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और चैलेंज भी हुआ है। तो आप ये रिजर्वेशन सोशल बैकवर्डनेस के नाम पर मिलता है। अब रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि जन्योधारों को, सावरनास को मिला है। मैडम, ऑपरेशन अनटचेबिलिटी क्या सावरना ने फेस किया? क्या सोशल बाइकॉट फेस किया? कौन ये चीजें कहां पर आ रही हैं? तो आप सुनिए मेरी बात, आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दे सकते। जब संशोधन, अरे मैडम, इनको रुकाइए। जब ये ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। कितनी छोटी बात कर दी मनोज जी। मनोज जी, जैसे ये खत्म करते हैं मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगी। मनोज जी, आपका स्तर कितना नीचा कर दिया। ठीक है, मैं आऊंगी सर, ये अपनी बात पूरी कर ले, ये अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी, अन्य लोगों के पास भी आऊंगी। लेकिन ओवैसी जी, ये बताइए कि संविधान पढ़ना और संविधान में संशोधन करना दो अलग बातें हैं। ये सच है कि अभी तक संविधान सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन को और शैक्षिक पिछड़ेपन को समझता है, मान्यता देता है। लेकिन अगर संशोधन करके आर्थिक पिछड़ेपन को भी उसमें लाया जाता है तो फिर ये कैसे संविधान का अपमान होगा? मैडम, वही तो बात आपको बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं कि 11 जजेस के बेंच ने कह दिया कि इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 11 जजेस ने। आप बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का 11 जजेस का जजमेंट लॉ है और ये सरकार उस लॉ का वायलेशन कर रही है।
और अगर आप जो रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए। कहां है डेटा, बताइए। और मेरा एक सवाल आपसे, अंजना ओम कश्यप से मेरा सवाल है कि इनकम टैक्स 2.5 लाख तक नहीं दिया जा सकता, 8 लाख वाले को आप देंगे रिजर्वेशन, बताइए कहां का जस्टिफिकेशन है ये? 2.5 लाख पर इनकम टैक्स नहीं है, 8 लाख वाले को आप रिजर्वेशन देंगे? क्या है ये, बताइए। किसको बेवकूफ बना रही है सरकार? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल मनोज तिवारी जी मैंने भी पूछा था। जिस दिन इस देश में गरीबी की परिभाषा ये हो जाए कि आप 8 लाख सालाना कमाते हैं, अरे मनोज तिवारी जी आप भी जानते हैं, यूपी बिहार तमाम जगहों पर घूमते हैं, 8 लाख जो सालाना कमा लेगा वो गरीब है। क्या सोचकर आपने किया है ये समझ से परे है। पहले तो अंजना जी, मैं अपने साथी जो संसद में मेरे साथी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वार्तालाप का स्तर छोटा किया ना, ये तो बड़ी खैर उसको छोड़ दीजिए। अभी इन्होंने जो भी इन्होंने बात कही, जैसे ही सवर्णों के गरीब लोगों को अधिकार दिया जाने लगा, इन लोगों को लगा कि लोगों को संविधान पढ़ना नहीं आता। ये संसद में बैठते हैं और इनको लगता है कि कोई कानून बनाने वाला जो संसद सर्वोच्च है उससे बड़े किसी जज की बात कर देंगे, किसी 11 जज की बात कर देंगे। इनको पता होना चाहिए कि संसद में बनाया हुआ कानून सर्वोच्च होता है और वो बनाने का अधिकार हम संसद में बैठे हुए लोगों का है। अब ये भैया कैसे आप पढ़ते हो संविधान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन याद रहे 2006 में कमीशन बना था, 2010 में उसका रिपोर्ट आया था कि सवर्ण गरीबों को भी, जिसमें मुसलमान भाई लोग भी हैं, आप तो कहते हैं आप मुस्लिम भाई लोगों के बड़े समर्थक हैं, इस बार जब पहली बार मुस्लिम सवर्णों को भी, उनको भी 8 लाख तक के लोगों को दिया जा रहा है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैं समझता हूं संविधान सबको पूरी आज़ादी देता है, लेकिन संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है और वही संसद ने किया है। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर दिया है वो ऐसे न जाने कितने लोगों को कुतर्क करने को ही विवश करेगा, ये तर्क नहीं कर सकता। ठीक है।